नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। हरियाणा कांग्रेस ने निकाय चुनाव के बीच बागी नेताओं पर कार्रवाई शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से कांग्रेस लगातार निकाय चुनाव में एक्टिवली दिखाई दे रही है और साथ ही साथ कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कि निकाय चुनाव में यहां पर हम लड़ते हुए नजर आ रहे हैं और सिंबल के साथ में चुनाव लड़ेंगे और ऐसे में जो है भारतीय जनता पार्टी भी सिंबल के साथ में चुनाव लड़ने की बात की जा रही है। लेकिन इस बीच जो है कांग्रेस के कुछ नेता जो है अभी निकाय चुनाव से पहले ही जो है कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी की तरफ जो है निकल चुके हैं। तो ऐसे में जो है कांग्रेस की कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है और ऐसे में 7 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। इसमें गुरुग्राम, करनाल, यमुनानगर के 2 और हिसार से 1 नेता शामिल हैं। करनाल से सीएम नायब सैनी के खिलाफ जो है चुनाव लड़ चुके त्रिलोचन सिंह और अशोक खुराना को पार्टी से जो है निकाल दिया गया है। साथ ही यमुनानगर के कांग्रेस कमेटी के नॉर्थ जोन के प्रभारी प्रदीप चौधरी और मधु चौधरी के खिलाफ जो है एक्शन लिया गया है। हिसार से विधानसभा चुनाव में जो है कैंडिडेट रहे रामनिवास राणा और गुरुग्राम से हरविंदर लवली और रामकिशन सेन पर कार्रवाई की गई है। तो ऐसे में जो है ये कार्रवाई नगर निकाय चुनाव से पहले देखने को मिल रही है। जिस तरीके से जो है कांग्रेस के 7 नेता जो है बागी हुए हैं उसको जो है कांग्रेस ने बाहर का रास्ता दिखा दिया है। ऐसे में सवाल ये कि आखिरकार जिस तरीके से नगर निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस के नेताओं का इस तरीके से जो है अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरे संगठन में जाना, ये अंदरूनी फूट को साफ तौर पर दिखाई दे रही है, दर्शाता है। उसको लेकर आज खास खबर में हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश कि आखिरकार नगर निकाय चुनाव में धरातल पर जो मुकाबला है वो दंगल में किसकी जीत किसकी हार होती नजर आएगी। समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं, किस ओर जो है समीकरणों को लेकर जाया जाएगा। और हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के तौर पर जो है प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ जुड़े रामराज जी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका चर्चा में। और विजेंद्र खोखर जो है हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, उनका भी स्वागत है सर आपका भी। और आपसे भी सवाल लेंगे। सबसे पहले विजेंद्र जी मैं आपसे ही जानना चाहूंगा कि आखिरकार जिस तरीके से कांग्रेस की जो कार्रवाई देखने को मिल रही है, कांग्रेस से जो लगातार जो नेता हैं वो बीजेपी की तरफ जो है जाते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में ये क्या कांग्रेस के अंदर की फूट को साफ तौर पर दर्शा रहा है निकाय चुनाव से पहले? देखिए गौरव जी, मैं पहले तो आपके सभी चैनल के दर्शकों को राम राम करता हूं, प्रणाम करता हूं और भाई रामराज शर्मा जी को भी प्रणाम करता हूं। और आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि हमारी पार्टी के नेता छोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं। तो मैं बता दूंगा, ये त्रिलोचन सिंह जी हैं जो उनका कल भी मीडिया में बयान आपने सुना होगा। उन्होंने मीडिया के सामने कबूल किया कि हमारा एक पार्षद था वार्ड नंबर 18 से, वो उन्होंने पर्चा दाखिल किया तो वो हाईजैक कर रहे थे बीजेपी वाले उनको। और त्रिलोचन सिंह जी ने कहा मैंने इनका फैसला करवाया था 5 लाख रुपए देकर और 2 लाख रुपए मेरे सामने इनको दे दिए गए थे। कहीं ना कहीं मैंने जो लग रहा है बीजेपी पैसे का खेल दिखाकर, पैसे का दबाव बनाकर कहीं ना कहीं बीजेपी राजनीति कर रही है। पहले भी त्रिलोचन सिंह जी को 2 बार हमने टिकट दिया था और वो पहले भी उनके खिलाफ ऐसा आया था कि कहीं ना कहीं त्रिलोचन सिंह जी बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। जिस प्रकार से उनके बयान आ रहे हैं कि मैंने सेटिंग करवा दी थी, तो मैं कहूंगा बीजेपी
सेटिंग की सरकार है और बीजेपी सेटिंग से ही सरकार चला रही है। लेकिन नगर निगम चुनाव में मैं करनाल से बता दूं, हमारे मेयर का प्रत्याशी मनोज वधवा जी हैं और उन्होंने भी आरोप लगाए हैं। एक समय था उनको बहुत ही बीजेपी की सरकार ने उनको बहुत परेशान किया था, उन पे छापे लगवाए थे। खुद उन्होंने मीडिया के सामने कहा मेरा बीजेपी ने बहुत नुकसान करवाया, इसलिए मैंने बीजेपी में जाना, मैं बीजेपी में गया कि मेरे ऊपर दबाव बहुत था। तो कहीं ना कहीं बीजेपी बैर भाव की, द्वेष की भावना से राजनीति करती है। और जो कहना चाह रहे हैं कांग्रेस के अच्छे लीडर हैं। विजेंद्र जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, संगठन मजबूती के साथ में काम कर रहा है, लेकिन जो है दबाव के कारण जो है नेता संगठन छोड़कर बाहर जाते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी पार्टी का जो है दामन संभालते हुए नजर आ रहे हैं। नहीं, बीजेपी के पार्षदों ने भी छोड़ी है बीजेपी, ये मैं नहीं कहूंगा। जिस प्रकार विधानसभा चुनाव में बीजेपी से करनाल में 10 से 15 पार्षद छोड़ के आए थे, लेकिन हमें वोट प्रतिशत का तो कोई उनका लाभ मिला नहीं, क्योंकि जनता में उनके खिलाफ रोष था। जनता ने बल्कि उल्टा उनके खिलाफ वोट किया। जिस प्रकार से त्रिलोचन सिंह जी गए हैं, अशोक खुराना जी गए हैं, मैं नहीं समझता इनके वोटों का कोई खास ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। मनोज वधवा जी बहुत अच्छे युवा भी हैं और एक पढ़े लिखे हैं। और मैं बता दूं मेयर जो बीजेपी की प्रत्याशी है करनाल के, और रामराज शर्मा जी से जो है मैं एक प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। शर्मा जी, जिस तरीके से, अगर मेरी आवाज पहुंच पा रही है, आप विजेंद्र जी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि देखिए जिस तरीके से जो पार्टी में पलायन हो रहा है, पार्टी से जो नेताओं का जाना आपकी पार्टी की तरफ दिखाई दे रहा है, बीजेपी का दामन संभाल रहे हैं, ऐसे में उनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी पार्टी की तरफ से दबाव बनाया गया, उस कारण जो है हमारे नेता जो है इस तरीके से जाते हुए नजर आ रहे हैं, बीजेपी का दामन संभालते हुए नजर आ रहे हैं, और ऐसे में कहीं न कहीं ये दूसरे ओर जो है दर्शाता हुआ नजर आ रहा है। देखो मैं बताऊं, दिल्ली चुनाव के बाद में, उससे पहले भी, पहले तो क्या था, लोकसभा चुनाव में इन्होंने ठगी ठोड़ी करके 5 सीट जीत ली थी, इन्होंने झूठ बोल के। इन्होंने झूठ बोला था। अरे मेरी बात सुन तो जाए यार, मेरी बात तो सुन ले यार, अरे बात सुनने की हिम्मत तो कर यार। इन्होंने झूठ बोला, इन्होंने झूठ बोला था। अरे उसी मुद्दे पर तो है, बात तो सुन ले। जो तने आरोप लगाया उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने झूठ बोला, संविधान बदला जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, इन्होंने झूठ बोला, बहनों खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए आएंगे, फटाफट। इन्होंने ठगी ठोरी करके 5 सीट जीत ली थी एमपी चुनाव में। उसके बाद में जनता में रिएक्शन हो गया, इनकी ठगी ठोरी की दुकान बंद होगी। एमएलए चुनाव में जो इन्होंने झूठ बोला था, इनकी झूठ का पर्दाफाश हो गया, हमारी सरकार आ गई और केंद्र में तीसरी बार हमारी सरकार बनी। विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जनता ने सिर पर हाथ रखा, तीसरी बार प्रधानमंत्री बने वो। हरियाणा में तीसरी बार हमारी सरकार आई, ये जनता के आशीर्वाद से आई। और दूसरी बार माननीय मुख्यमंत्री, जो भाजपा ने अगले मुख्यमंत्री डिक्लेयर कर दिए थे, युवाओं के हृदय सम्राट, बहुत ही मिलनसार, आदरणीय नायर सिंह सैनी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने। अब दिल्ली में ये तीसरी बार आ रहे, पहली बार 0/0, दूसरी बार 0/0, तीसरी बार 0/0, इनका खाता भी नहीं खुला। हरियाणा की छोरी, आज पूरे हरियाणा में जश्न मनाया जा रहा है, पूरे हरियाणा की छत्ती बरादरी खुश है कि भाई हमारी छोरी दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गई। हमारे जींद की रहने वाली, नंदगढ़ गांव में जन्मी, हमारे जुलाने के पास में गांव है नंदगढ़, बहुत ही परोपकारी परिवार है। उनके दादाजी ने उस टाइम में पानी की कमी पे कुआं खुदवाया, शिव का मंदिर बनवाया भगवान शंकर भगवान का, और उनके पिताजी मैनेजर बैंक में, वो वहां पे शिफ्ट हो गए परिवार। उन्होंने छात्र जीवन से अपना बीजेपी का छात्र इकाई से अपना कैरियर शुरू किया। आज अपनी मेहनत से और जिस तरह से विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमारी बहनों को 33% आरक्षण दिया, 3 तलाक खत्म कराया और बीमा सखी योजना शुरू करी, अनेकों ऐसी योजनाएं जो हमारी बहनों के लिए करी। और सबसे बड़ा तोहफा 70 करोड़ हमारी बहनों के लिए, आधी आबादी के लिए, हमारी बहन को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया। ये महिला शक्ति के लिए बहुत बड़ी गौरव की बात है। ये आबादी के लिए बहुत बड़ा गिफ्ट किया है। सवाल ये है शर्मा जी
कि जिस मैं आपके सवाल पर आ रहा हूँ। जी जी, मैं आपके सवाल पर ही आ रहा हूँ। हाँ, ये हरियाणा के निश्चित तौर पे उसका असर हरियाणा के चुनाव में पड़ेगा। आज मोदी जी की सुनामी आ रही है, सुनामी को देख के इनके डूबते जहाज में कौन बैठेगा? सारे भाग रहे, भागम भाग। इनके बिशनलाल सैनी भाग गए, इनके हिसार से मेयर कैंडिडेट भाग गए, पूर्व मेयर भाग गए, इनके यहाँ से सरदार जी भाग गए, त्रिलोचन सिंह जी, और कर्नाल के 3 साल और भाग गए, इनका जिलाध्यक्ष भाग गया, इनका डूबता जहाज है, भागम भाग। जिस तरह से कांग्रेस में दबाव डाला जा रहा है साहब, फिर दबाव किस बात का? आज प्रजातंत्र ही हो गया, दबाव कोई नहीं मानता किसी का। ये तो मोदी जी की सुनामी है, और इनका जहाज डूब रहा है। और जिस तरह से इनका मनोबल गिर गया है इनकी सेना का, देखो क्या होता है ना, जब कार्यकर्ता का मनोबल गिर जाता है ना, वो पार्टी डूबता जहाज हो जाती है। जिस तरह से मोदी जी का क्रेज बढ़ता जा रहा है, हमारे मुख्यमंत्री जी का क्रेज बढ़ता जा रहा है। आज मुख्यमंत्री जी 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, छत्ती बरादरी के मसीहा हैं, युवाओं के हृदय सम्राट हैं, अपनी बहनों के भाई हैं, बहनों के लिए गए, बुजुर्गों का आशीर्वाद ले रहे हैं, बुजुर्ग मिलते हैं उनका पैर छूने लग जाते हैं, और जिस तरह से 12-12, 1-1 बजे तक वो जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं। हमारा हर कार्यकर्ता, हर नेता, हर एमएलए, हर मंत्री, हर एमपी 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहता है। चलिए ठीक है, सवाल ये है कि जिस तरीके से देखिए डूबते जहाज को तिनके का सहारा, लेकिन आपका तो सुनामी है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के नेतृत्व में जो जिस तरीके से देखिए किस तरीके से आपके जो नेता हैं वो उनकी नीतियों को अपनाकर आपके संगठन में जिस तरीके से दरार और जो फूट है उसको कहीं ना कहीं ये बाहर दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। उसका यही कारण है कि ये जो है नेता जो है आपकी पार्टी को छोड़कर जो है बाहर जा रहे हैं। दल जो है अभी संगठन मजबूत नहीं है, कई संगठन है इस तरीके से दे नहीं पाए, इनका संगठन बढ़ा नहीं, इनका आपस में अरे मेरे भाई किस मुंह से आपके पास आंकड़े ही नहीं है। अरे आपका तो लट बज रहा है, लट बजने वाली पार्टी में कौन रहेगा बता? कांग्रेस में कई कांग्रेस है, कई भूपेंद्र नहीं विजेंद्र जी यहाँ कर्नाटक की अगर बात करेंगे तो कर्नाटक की राजनीति कुछ अलग थी, कर्नाटक के समीकरण कुछ अलग थे। कर्नाटक के पहलुओं पर अगर बात की जाए तो वो चीजें अलग दर्शा रही थी। एलओपी वहां पर चुनने के लिए किस तरीके से चीजें हुई थी, वहां की राजनीति थोड़ी सी अलग थी, आपकी राजनीति अलग है, ये भी समझिए। वहां समीकरण कुछ और थे, एलओपी अभी तक नहीं चुना गए, आप सेशन निकल गया, चुनाव आ गए, अब अभी तक आप जो है एलओपी पर जो अभी फैसला नहीं हो पाया है। कब की जो है आपकी जो पर्यवेक्षक जो मीटिंग हुई थी, बैठक हुई थी, उसके बाद जो है सीधा हाईकमान के पाले में गेंद चली गई, उसके बाद में भी अभी जो है अटकलें हैं निकाय चुनाव। देखिए गौरव जी कल मैं कल की बात बताता हूँ। हमारी बहन शैलजा कुमारी जी कल मनोज वधवा जी के लिए वोट की अपील करने खुद करनाल आई, और इस समय सभी का बिल्कुल जिम्मेवारी सौंप दी गई है। हमारी मीटिंग थी दिल्ली के अंदर, जो राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी के वेणुगोपाल जी की मीटिंग में साफ तौर पर आदेश दे दिए गए हैं कि महासचिवों की और प्रभारियों की जिम्मेवारी होगी हार की और जीत की। अब बिल्कुल कांग्रेस पार्टी के नीचे से लेकर ऊपर तक पूरा संगठन एकजुट होकर काम कर रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और मैं बता दूं यहाँ मनोहर लाल खट्टर जी के पूर्व में रहे ओएसटी के भाई ने एक पोस्ट डाल दी है 55 करोड़ उनके भाई ने पोस्ट डाली है 55 करोड़ बोल मेयर की टिकट ले लो। इस तरह से बयान दर्शाता है कि कहीं ना पैसे का खेला हो रहा है। जिस प्रकार से दिल्ली में भी केजरीवाल जी ने आरोप लगाए कि हमारे नेताओं को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है। मेरे भाई रामराज शर्मा जी ने हमारी जो सीएम बनी है, मैं हरियाणा से दिल्ली की रेखा गुप्ता जी को मैं बधाई देता हूं, हरियाणा से बिलोंग करते हैं। उनकी जो पीछे की हिस्ट्री बताई मेरे भाई ने, मेरे भाई से मैं पूछना चाहता हूं एक बार अपने गृह मंत्री अमित शाह जी की भी पीछे की हिस्ट्री बताएं, वो मैं जानना चाहता हूं, इसका जवाब लेना चाहता हूं भाई जी। ठीक है शर्मा जी, ओवर टू यू। देखो मैं इनकी दोनों बातों का जवाब दूंगा। एक तो इन्होंने शैलजा बहन जी के बारे में बोला, शैलजा बहन जी का जितना अपमान किया जा सकता था उससे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने करा। वो दलित की बेटी है,
सबसे वरिष्ठ नेता है इनकी पार्टी की। उनके पिताजी भी केंद्र में मंत्री रहे हैं, वो भी केंद्र में मंत्री रही है बहन जी। तो उन्होंने इच्छा जाहिर करी थी उस टाइम में कि भाई मैं एमएलए का चुनाव लड़ना चाहती हूँ। और उधर से हमारे भी एक एमपी राज्यसभा जो एम पोस्ट होती है किशन पवार की, उन्होंने भी इच्छा जाहिर करी थी, वो भी दलित का बेटा है, कि भाई मैं भी एमपी इसका एमएलए का चुनाव लड़ना चाहता हूँ। हमारी पार्टी ने एक दलित के बेटे की इच्छाओं का सम्मान किया, उनको एमएलए का चुनाव लड़ाया। आज वो कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार हैं। और इन्होंने हमारी बहन जी जो दलित की बेटी है, महिला शक्ति का प्रतीक है, और उनके फादर केंद्र में मंत्री, वो केंद्र में मंत्री रही है, हरियाणा में मंत्री वरिष्ठ नेता है, उनकी इच्छाओं का दमन कर दिया और उनके बारे में जाति सूचकांक बोला। एक तरफ तो हमारी बेटी का इतना निरादर कराया इन्होंने, उस टाइम में पूरे हरियाणा में ये हर जन की आवाज यही आ रही थी, दलित की बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, हरियाणा की बेटी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, एक महिला शक्ति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। एक तरफ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने हरियाणा की बेटी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया, आधी आबादी को बहुत बड़ा तोहफा दिया, पहले 3 तलाक खत्म करे, 33% आरक्षण दिया, बीमा की योजना लेकर आए, महिला शक्तिकरण में महिलाओं को मजबूत करने में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो हमारे बहुत ही विश्व के लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने बहुत बड़ा तोहफा दिया हमारी बहनों को। मैं अमित शाह जी की बात पर आता हूँ, इन्होंने हमारे सरदार पटेल के बाद में सबसे मजबूत गृह मंत्री के रूप में जाने जाते हैं, हमारे चाणक्य हैं, हमारे प्रसिद्ध रणनीतिकार हैं। पिछली हिस्ट्री बताओ, आपकी नहीं पूछ रहा मैं, पिछली हिस्ट्री बताओ। अमित शाह जी का मकोका लगा हुआ था, आप आपकी हिस्ट्री बता रहे हो, आपको जो मर्जी बना दो, अपनी सरकार हिस्ट्री बताओ मेरे भाई। रणनीतिकार है, मेरी बात तो सुन ले, बात तो अधूरी लेके बात तो पूरी होने दे। विजेंद्र जी, मैं तो हमारे प्रसिद्ध रणनीतिकार हैं, हमारे चाणक्य के रूप में जाने जाते हैं, रणनीतियों के साथ में जो मैदान में कांग्रेस वालों ने सपने में दिखाई देते हैं अमित शाह जी, कांग्रेस वालों ने सपने में अमित शाह जी दिखाई देते सपने में। पिछली हिस्ट्री नहीं बता पाया आप, अमित शाह जी की पिछली हिस्ट्री नहीं बता पाया। हमारे रणनीतिकार है वो, हमारे चाणक्य है, चाणक्य दिल्ली में उनकी चाणक्य नीति काम आई है, चाणक्य नीति। अब होंगे ना, मौजूद में होंगे ना आपके चाणक्य, पिछली हिस्ट्री तो बता दीजिए। रेखा गुप्ता जी की तो हिस्ट्री बता दी आपने पिछले की। अरे रेखा गुप्ता जी हमारी बेटी हरियाणा की बेटी है, छत्ती बरादरी की बेटी है, महिलाओं का बहुत बड़ा तोहफा दिया है विश्व के हरियाणा की बेटी नहीं है, आप बार बार कह रहे हो। मैंने खुद शुभकामनाएं दी, पूरी कांग्रेस पार्टी ने शुभकामनाएं, मैं तो मना ही नहीं कर रहा, मैं क्या सवाल पूछ रहा हूँ, आप क्या जवाब दे रहे हो। ये अमित शाह जी की भी पीछे की हिस्ट्री बता देते आप। अमित शाह जी आपने आपको सपने में दिखाई देते हैं, सपने में। आप जरा इतिहास को खंगालने से पहले खुद का इतिहास भी थोड़ा देख लीजिए और जरा वर्तमान भी देखिए कि निकाय चुनाव में आप किस तरीके से लड़ रहे हैं, कौन सी निकाय चुनाव में ये जीरो हो जाएंगे। वर्तमान स्थिति को भी थोड़ा आकलन कर लीजिए कि इतिहास ही आप पढ़ते रहेंगे, उस इतिहास के चक्कर में जो है ऐसा न हो निकाय चुनाव भी खिसक जाए। इनको देखो रामराज शर्मा जी बोल रहे थे, एक बार गौरव शर्मा जी शर्मा जी कह रहे हैं कि देख लिया, वो सुनने नहीं दे रहे, मैं जवाब दे पाऊँ आपकी बातों में। इस तरीके की उलझुल बातें कर रहे हैं। शर्मा जी कह रहे हैं आप हार की हताशा आपके माथे पर अलग दिखाई दे रही है। देखिए गौरव शर्मा जी, मैं बता दूं, हार जीत देखो 2 पार्टियां हैं, एक जीतेगी एक हारेगी, हार जीत लगी रहती है। शायद ये अपना समय जल्दी से भूल गए, कहने का मतलब पहले से आप सरेंडर कर चुके हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने। देखिए नहीं, पहले से आप जो कांग्रेस पार्टी है वो एक समुद्र है और उसमें से चिड़िया तोक पर ले जाएगी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये बीजेपी की पार्टी जो चला रहे हैं, ये दबाव डालकर चला रहे हैं। आधे से ज्यादा हमारे एमएलए एमपी जो कांग्रेस से गए हुए हैं, इनकी सरकार चला रहे हैं, ना कि हमारे हमने इनके नेता लिए रहे हैं। ये फ्लैग मेरे भाई बखलाट में है, जल्दी मोदी जी की सुनामी है, सुनामी। अरे मेरे भाई आप जल्दी भूल गए, आपकी उम्र होगी है, आपकी आप हरियाणा में कितनी सीटें आती थी आपकी, बड़े जल्दी ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, जनता इसका जवाब जल्दी दे देगी। ऐसे हम जनता का आशीर्वाद लेते रहेंगे, जनता की सेवा करते रहेंगे,
जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 30-40 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। ठीक है शर्मा जी, जनता का आशीर्वाद ले आशीर्वाद लेने पहले शराब देते रहेगा देश की जनता को। आपकी सरकार नहीं बनती थी पहले आपके नेता शराब देते देगा, अब तो आशीर्वाद दे रही है जनता। पहले क्यों नहीं दिया ये आशीर्वाद? तो राक्षस है और फिर जनता को शराब देते हो। शराब दो भाई आपका शराब क्यों नहीं मिला आपने? शराब देने का शर्मा जी शराब मैं आपसे जानना चाहता हूं शर्मा जी कि किस तरीके से जो है आप अपने सामने कौन सी पार्टी को टक्कर देते हुए दिखाई देना चाह रहे हैं? आपके सामने कौन सी पार्टी आपको टक्कर दे रही है? कौन सा प्रतिद्वंदी सबसे बड़ा? फाइनल कमेंट। ऐसा है, हमारे सामने कोई सी पार्टी नहीं है। जनता भगवान का रूप है। जनता की हम ऐसे सेवा करते रहेंगे। जनता हमारे को आशीर्वाद देती रहेगी। आने वाले 30-40 साल तक हमारी सरकार ऐसे ही चलती रहेगी। हर जगह कमल, हर जगह कमल खिलने जा रहा है। कमल, छोटी सरकार हमारी बनेगी, जनता के आशीर्वाद से बनेगी। ये मेरे भाई 20-30 साल कह रहे हैं, इसका मतलब ये 20-30 साल में जनता के ऊपर इतना दबाव डाल देंगे कि जनता ने मजबूर होकर इनका साथ छोड़ना पड़ेगा। मेरे भाई शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो है हरियाणा के निकाय चुनाव में कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है और किन मुद्दों के साथ में जो है पार्टियां लोगों तक जो है जनता तक दरवाजे तक पहुंचती हुई नजर आएंगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। Through constant innovation,